रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, जो आपका पहला मैकेनिक्स का टॉपिक है क्लास 11th का, वो है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें आप पढ़ते हो जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है। ठीक है, जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसको आप रेक्टिलिनियर मोशन कहते हो या स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हो, या मोशन इन वन डायमेंशन कहा जाता है। क्या? मोशन इन वन डायमेंशन। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली मैकेनिक्स की स्टार्टिंग है और वो इस चैप्टर से स्टार्ट होता है, रेक्टिलिनियर मोशन से। तो सबसे पहले हम एक रोड मैप देख लेते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या हमारा सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट विल बी द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की क्या क्या डिफरेंट ब्रांचेस है, और उसमें से जो प्रेजेंट ब्रांच है जो आप पढ़ोगे वो काइनेमेटिक्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद वी विल सी द मीनिंग ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, की फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देन वी विल सी द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, इनकी क्या मीनिंग होती है, कैसे इन्हें मेजर किया जाता है, कैसे ये फ्रेम के साथ चेंज होते हैं। उसके बाद आप सेट ऑफ इक्वेशंस देखोगे जो तब अप्लाई होती हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और उन सेट ऑफ इक्वेशंस को कहा जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू ब्रांच, जो अभी तक आप क्लास 10th तक नहीं पढ़े होते हो, दैट इज अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कैलकुलस। और आप देखोगे कि काइनेमेटिक्स में कैलकुलस का काफ़ी यूज़ है, तो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस का काफ़ी यूज़ होगा काइनेमेटिक्स में। तो हम कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होगा। फिर हम ऐसी प्रॉब्लम्स में आएंगे जिसमें ग्राफ्स इन्वॉल्व होंगे, ग्राफिकल एप्लीकेशंस। कभी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ मिलेगा, कभी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ मिलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स इस हेडिंग में आएंगी, ग्राफिकल एप्लीकेशंस में। और उसके बाद सबसे आखिरी में हम देखेंगे फ्री फॉल मोशन, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे आप कोई भी चीज़ को छोड़ देते हो और वो प्लैनेट के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, तो उससे हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रोड मैप होगा, ये हमारा एक सीक्वेंस होगा, हाउ वी विल बी मूविंग अहेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नो इफ यू सी व्हाट इज मैकेनिक्स, अगर आपसे पूछा जाए भाई मैकेनिक्स क्या है, तो यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फोर्सेस। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, जब भी किसी बॉडी पे फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, जब भी एक या एक से ज़्यादा फोर्स लगती है, तो फोर्सेस लगती हैं, तो वो फोर्स कुछ अपना इन्फ्लुएंस देती हैं जिसके अंदर बॉडी बिहेव करती है। अब जैसे मान लो ये पेन है और मैं इस पेन पे फोर्स लगाया और मैं इसे पिकअप कर लिया, मैंने इसे उठा लिया, तो ये फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ये फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब आप इसको स्टडी करोगे, इसके मोशन को, तो ये मैकेनिक्स कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। तो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of behavior of forces। ठीक है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में बिहेव करेगा। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, नाउ सी, अब अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स देखो कि मैकेनिक्स को हम कितने ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, तो ब्रॉडली आप मैकेनिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड कर सकते हो। वन इज योर स्टैटिक्स एंड अनदर इज डायनेमिक्स। पहला हो गया स्टैटिक्स और फिर डायनेमिक्स। और फिर डायनेमिक्स फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स आपकी फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अभी आपने देखा कि पहली जो क्लासिफिकेशन है मैकेनिक्स की, वो किस में है, स्टैटिक्स में और डायनेमिक्स में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स किसको स्टडी करता है। ठीक है, तो देखिए, डायनेमिक्स उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है जिसपे एक नेट फोर्स लग रही होती है। नेट फोर्स का क्या मतलब है कि मान लो जैसे दो फोर्सेस, इसको आप, ये पेन को मैं इधर से भी खींच रहा हूँ, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, और मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहा हूँ, तो इस पर दो फोर्सेस तो लग रही है, बट जो नेट फोर्स है वो जीरो है। नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दी। तो डायनेमिक्स उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है जिस पे कुछ नेट फोर्स लग रही हो, यानी मोशन एक्सेलरेटेड हो। जब भी नेट फोर्स लगेगी तो जो बॉडी का मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज अंडर नेट फोर्स। ठीक है, और स्टैटिक्स
उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है जो इक्विलिब्रियम में होते हैं। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उन पे जो नेट फोर्स आएगी वो जीरो आएगी, ठीक है, जो नेट फोर्स आएगी वो जीरो आएगी, ठीक। ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को स्टैटिक्स कहा जाता है, स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर इक्विलिब्रियम। ये लिख लीजिएगा कि डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे ये पेन है, इसको मैंने हाथ पे रखा हुआ है, तो ये रेस्ट पे है, तो जब आप इसकी प्रॉपर्टीज, इसका बिहेवियर स्टडी करोगे तो इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो ये कौन सी ब्रांच होगी, ये स्टैटिक्स होगी, ठीक है। फिर देखिए आपने ये तो देख लिया कि मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है जिस पे कुछ भी नेट फोर्स नहीं लगती, नेट फोर्स जीरो होती है। डायनेमिक्स उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है जिस पे कुछ नेट फोर्स लग रही होती है। अब यहाँ पे आप देखो डायनेमिक्स फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। डायनेमिक्स की दो ब्रांचेस है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब देखिए काइनेमेटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। जब आप केवल मोशन को स्टडी करते हो बिना ये सोचे कि मोशन क्यों हो रहा है, तो इस ब्रांच को काइनेमेटिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। यहां हमें कॉज से मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक इलस्ट्रेशन में, बॉल इज थ्रोन अप इन एयर, आपने एक बॉल को हवा में फेंका, ठीक है। अब ये कितना समय लेगी ग्राउंड पे आने को, जब ये ग्राउंड पे आएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये सब जब आप पता करोगे तो ये किस ब्रांच में आएगा, ये काइनेमेटिक्स में आएगा, ठीक है। मान लो जैसे एक बॉल को मैंने वर्टिकली ऊपर फेंका, बॉल एक मैक्सिमम हाइट तक गई और फिर वो नीचे आके मेरे हाथ में वापस आ गई, तो ये कितना समय ली टोटल, कितनी हाइट तक गई, ये सब किस ब्रांच में, काइनेमेटिक्स में। यहाँ हमें कॉज ऑफ मोशन से मतलब नहीं होता, केवल हम मोशन को स्टडी करते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट है, किस टाइम के बाद क्या स्पीड है, कितना टाइम लग रहा है, तो ये सब किस ब्रांच में आता है, काइनेमेटिक्स में। दूसरी जो ब्रांच है आपकी वो है काइनेटिक्स। अब देखिए काइनेटिक्स क्या होती है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। यहां पे आप मोशन को स्टडी करते हो और यहां पे आप कॉज ऑफ मोशन को अकाउंट में लेते हो, ठीक। यानी मोशन क्यों हो रहा है ये आप पढ़ते हो। ये जो ब्रांच है ये होती है काइनेटिक्स, ठीक है। अब जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक। अब अगर आपने एक बॉल को ऊपर फेंका तो आपने ये देखा कि आपको जब समय पता लगाना था कि कितने टाइम के बाद बॉल वापस आपके हाथ में आ गई, कितना हाइट अटेन की, तो ये सब किस ब्रांच में आता है, काइनेमेटिक्स में। बट अगर अब आपको ये पता लगाना है कि जब बॉल ऊपर जा रही है तो क्या क्या उन पे फोर्सेस लग रही हैं, क्या क्या उन पे फोर्सेस लग रही हैं, क्यों लग रही हैं, तो ये किस ब्रांच में आएगा, काइनेटिक्स में। ये किस ब्रांच में आएगा, काइनेटिक्स में। यानी काइनेटिक्स में आप क्या स्टडी करते हो, द कॉज ऑफ मोशन। काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी मॉडल। देखो रिजिड बॉडी, जब भी आप किसी बॉडी को कहते हो कि वो रिजिड बॉडी है, तो आप मानते हो कि जब भी वो मूव कर रही है या उस पर फोर्सेस लग रही है तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन इन द ऑब्जेक्ट। ऐसे बॉडी को रिजिड ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है, देखिए नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। तो जो रिजिड बॉडी है ये एक आइडियल मॉडल है। कैसा मॉडल है, ये एक आइडियल मॉडल है। परफेक्टली रिजिड कोई भी बॉडी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ हो सकता है, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन हो बट होगा फोर्सेस लगने पे। तो नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। तो जब आप रिजिड बॉडी कहते हो तो एक ये आइडियल मॉडल लिया जाता है, ऐसी बॉडी कि जो जब मूव कर रही है तो उस पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जो आपकी पहली ब्रांच होगी मैकेनिक्स की, वो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स होती है। यानी आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ोगे कि आपने बॉल को ऊपर फेंका, कोई ब्लॉक चल रहा है, तो हम उन्हें आइडियल केस में क्या मानेंगे, हम उन्हें रिजिड ऑब्जेक्ट्स मानेंगे। कि हम ये मानेंगे कि जब उन पे फोर्सेस लग रही हैं तो उनमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आप समझ सकते हो जो आगे मैथमेटिकली कई प्रॉपर्टी में यूज़ होगा। कोई भी अगर रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर अगर मान लो ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर आप दो पॉइंट्स ले लीजिए, कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए, जैसे P और Q, कहीं पे भी आप ले लो, तो जो, क्योंकि ये रिजिड ऑब्जेक्ट है तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा,
तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन any two points on a rigid body remains constant, ठीक। ये डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, जो भी ये डिस्टेंस होगा पी और क्यू के बीच में ये यही बना रहेगा। ऐसे ही मान लो कोई और तुम पेयर ले लो, मान लो यहाँ पे आप ए और बी ले लो, हाँ, या आपने ए और बी ले लिया और ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए है, तो ये हमेशा क्या बना रहेगा, ए ही बना रहेगा, ठीक है। यानी कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स लेते हो तो उसके बीच का डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, रिजिड ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट रिजिड है तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये तो आपकी मीनिंग हो गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हो कि रेस्ट और मोशन सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। यानी रेस्ट और मोशन सबसे पहले तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हो और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। कहीं खड़े होकर, जैसे मान लो मैं इस पेन को देख रहा हूँ और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरे ऑब्जर्वेशन में ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, तो हम क्या कहेंगे, ये रेस्ट पे है। इफ़ समथिंग इज नॉट चेंजिंग द पोजीशन विद टाइम, something is not changing the position with time, then it is said to be at rest. And if some object is changing its position with time, then it is said to be in motion, ठीक। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ठीक है। समझ लीजिएगा कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट द एब्सोल्यूट टर्म। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ये डिपेंड करता है कि आप उसे देख कहाँ से रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए, से दिस इज मिस्टर ए, ठीक है, और मिस्टर ए इज सिटिंग इन द कार, और रोड पे मान लीजिए एक ये रोड है, एंड रोड पे मिस्टर बी इज स्टैंडिंग, ठीक। और ए के साथ एक बंदा और बैठा देते हैं, ए के साथ हम एक और बंदा बैठा देते हैं, से मिस्टर सी। अब देखो, अगर तुम सी से पूछोगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, सी ए के साथ बैठा हुआ है कार में, दोनों साथ में ही चल रहे हैं ना, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो अगर तुम सी से पूछोगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, तो सी आपको क्या आंसर देगा, तो सी बोलेगा ए इज एट रेस्ट, ठीक है ना। सी के लिए ए रुका हुआ है क्योंकि सी खुद कार में ए के साथ बैठा है, तो सी और ए साथ साथ चल रहे हैं, तो सी के लिए, सी के रिस्पेक्ट में ए रुका हुआ है। बट अगर तुम बी से पूछोगे कि इज सी मूविंग, तो बी क्या बोलेगा, यस, बी बोलेगा सी एंड ए बोथ आर मूविंग। तो अगर हम ए के लिए पूछ रहे तो ही विल से ए इज मूविंग, समझ गए। तो अब यहां पे देखिए, एक ही समय पर, एक ही टाइम पर अगर तुम ए को देखो, तो अगर तुम ए को देखो तो एक ही समय पे एक ऑब्जर्वर के लिए ये रुका हुआ है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन में है। देख रहे हो ना, एक ही समय पर, एक ही टाइम पर एक ऑब्जर्वर के लिए ये स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, किसके लिए, सी के लिए, और बी के लिए जो ग्राउंड पे खड़ा है वो मूव कर रहा है। अब देखो, सी और बी अलग अलग जगह से ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो अलग अलग जगह है जहां से वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको टेक्निकली कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, सी कहां बैठा है, कार में, तो सी का जो फ्रेम है, जो सी का फ्रेम है वो कौन सा फ्रेम हो गया, ये कार का फ्रेम हो गया, कार फ्रेम, ठीक, ये कार का फ्रेम हो गया। और बी कहां है, ग्राउंड पे, बी कहां है, ग्राउंड पे, तो बी का जो फ्रेम है वो कौन सा फ्रेम हो गया, ग्राउंड फ्रेम हो गया, ठीक। तो यहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि कहां से आप ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इस समय यहाँ पे
क्लास ले रहा हूँ और आप सामने बैठे हुए हो, तो इस रूम में आप बैठे हो, इस रूम में आप बैठे हो, ग्राउंड पे आप बैठे हो, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। कोई मुझे अगर एक चलती हुई बस में बैठ के देख रहा है तो उसका वो बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई, ठीक। तो यहाँ पे कार के फ्रेम में ए रुका हुआ है, ठीक है ना, कार के फ्रेम में ए इज एट रेस्ट, और ग्राउंड के फ्रेम में ए इज मूविंग, ठीक। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है तो आप कह सकते हो इट इज द स्पेस फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशन इज मेड। जैसे सी कार में है तो कार का वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, बी ग्राउंड पे खड़ा है तो वो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और इसी को अगर आपको टेक्निकली डिफाइन करना है कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यू कैन से अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक स्पीड, टाइम एटसेट्रा। एक तरीके का ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिससे आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हो, ठीक है। अभी आगे देखेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस भी होगा और टाइम भी होगा। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो स्पेस के भी होते हैं और टाइम के भी होते हैं, ठीक है। तो अभी आगे हम देखेंगे किस तरीके का ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जाता है स्पेस और टाइम का, जिससे आप जहाँ पे खड़े होके मेजरमेंट करते हो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी फ्रेम नहीं दिया है, अगर कोई भी फ्रेम नहीं दिया है तो हम ग्राउंड फ्रेम मानते हैं, ठीक। अगर कोई भी फ्रेम नहीं दिया है तो आप कौन सा फ्रेम मानोगे, ग्राउंड फ्रेम। यानी अगर आप कह रहे हो कि भाई ए मूव कर रहा है और ये नहीं बताया गया किसके रिस्पेक्ट में, आपने कहा ए 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, केवल ये बोल रहे हो, ये नहीं बोल रहे कि विथ रिस्पेक्ट टू सी या विथ रिस्पेक्ट टू कार या विथ रिस्पेक्ट टू फ्लाइट एनीथिंग, बट यू आर सेइंग सिंपली कि ए इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ए इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी फ्रेम यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम कौन सा फ्रेम मान लेंगे, ग्राउंड फ्रेम। कौन सा फ्रेम मान लिया जाएगा, ग्राउंड का फ्रेम, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी मीनिंग हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो सी व्हेन वी टॉक अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी अ स्केलर क्वांटिटी और इट कैन बी अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको मेजर किया जा सके। फिजिक्स में आप ऑफ कोर्स फिजिकल क्वांटिटीज ही पढ़ते हो, जैसे लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, समझना, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। बेसिकली आप ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे वेक्टर्स, ठीक है, उसमें ये डिटेल में पढ़ोगे। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन में जितना काम आएगा उतना अभी हम वेक्टर के बारे में समझ रहे हैं, बाकी वेक्टर पूरा अपना एक अपने में चैप्टर है, ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक। जब आप किसी वेक्टर को बनाते हो, व्हेन वी मेक अ वेक्टर क्वांटिटी, वी मेक लाइक अ रे, इस तरीके से। ये इसकी हेड कहलाता है, ये इसका टेल कहलाता है, ठीक। और ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ होती है जो मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, ठीक। और जब आप वेक्टर को लिखते हो तो आप एक लेटर लिख देते हो, जैसे लेटर ए अल्फ़ाबेट लिखा और इसके ऊपर एक राइट हैंड एरो बनता है, ये नोटेशन होता है लिखने का। और भी तरीका है वेक्टर लिखने का, आप इसे बोल्ड में भी लिख सकते हो, ठीक। आप इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो, ये सब भी वे है, बट यूजुअली हम ये वाला वे बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी किसी लेटर पे आप राइट हैंड एरो देखो तो ये वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक। जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जब आप वेलोसिटी लिखोगे तो ये v बनेगा और इस पर वेक्टर साइन लग जाएगी। डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ोगे, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट पे भी वेक्टर साइन लग जाएगी। और ये जो हेड है, ये जो एरो है, ये इसके डायरेक्शन को दिखाता है, ये वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है कि वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मान लो कोई किसी कार की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है, मान लो ये नॉर्थ है और नॉर्थ की तरफ है, तो जो आप उसका वेलोसिटी का वेक्टर बनाओगे, ये रे बनाओगे, ये वाला रे, इसकी एरो नॉर्थ की तरफ दिखाओगे लाइक दिस, ठीक है। लेटर से पे जो एरो है उससे मतलब नहीं है, ये नोटेशन है, ये वाली एरो हमेशा राइट हैंड साइड आएगी। ये जो लिखा है ये आपका नोटेशन है, ठीक है, ये हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने 4 डायरेक्शन बना दिया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट,
और ईस्ट, ठीक है। और एक कार है, कार ए, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और एक कार है, कार बी, वो ईस्ट की तरफ जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसकी जो वेलोसिटी है उसको आपको दिखाना है वेक्टर वी ए, क्या, वेक्टर वी ए। और इसकी वेलोसिटी आप दिखाना चाहते हो वेक्टर वी बी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आप कहोगे ए की स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार ए, तो आप क्या बोलोगे, 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार बी, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप वेलोसिटी बोलोगे कार ए की क्या है, तो आप बोलोगे 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और ये इसका क्या बता रहा है, ये इसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो अब देखो कार ए की वेलोसिटी वेक्टर मेरे को बनाना है इस फिगर में, तो वो नॉर्थ की तरफ है। तो यहां मैंने एक नॉर्थ की तरफ देखिए एरो बना दी, ये तो ये वेलोसिटी ऑफ ए बन गई। ये देखिए वेक्टर की एरो नॉर्थ की तरफ है, और जो अल्फ़ाबेट पे एरो है उससे कोई मतलब नहीं है, वो राइट साइड ही है। ये नोटेशन थी अभी बताया था, ठीक। अब आपको अगर बी की वेलोसिटी बनानी है तो वो किधर बनेगी, ईस्ट की तरफ। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, अभी आपने क्या लिखा कि जो वेक्टर की लेंथ होती है, जो वेक्टर की लेंथ होती है, ये रे की लेंथ, ये उसका क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। ये उसके बारे में क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। तो तुम देखो जो ए की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो बी की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जो बी की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ए की वेलोसिटी का आधा है। समझ पा रहे हो, जो बी की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ए की वेलोसिटी का हाफ है। तो जो आप बी की वेलोसिटी बनाओगे वो पहले तो ईस्ट की तरफ बनाओगे, और उसकी जो लेंथ होगी, ये जो रे की लेंथ होगी, ये ए का आधा बना दोगे। यानी अगर ये तुमने 10 सेंटीमीटर बनाया है तो ये 5 सेंटीमीटर बना दोगे। ये आपकी बी की वेलोसिटी हो गई, ठीक। ये वेक्टर आपने बना दिया बी की वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आप समझ गए वेक्टर को बनाते कैसे है और कैसे लिखते हैं। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जब आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हो, केवल मैग्नीट्यूड, व्हेन वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो मान लो जब आपको वेक्टर का क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मान लो जैसे आपने ये लिखा वेक्टर ए इज 12 यूनिट्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैथमेटिकली गलत है, ये इक्वेशन मैथमेटिकली गलत है, क्योंकि आप LHS पे एक वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहे हो, यहाँ वेक्टर साइन लगी हुई है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और आप RHS पे केवल क्या बता रहे हो, मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ये इक्वेशन आपकी मैथमेटिकली गलत है। बेसिकली जब आप ये इक्वेशन लिख रहे थे तो आपका एम ये था कि ये बताना कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 12 यूनिट्स है। तो इसको लिखने का वे इस तरीके से होता है, दो आप वर्टिकल बार लगा दो, इसको मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस, शॉर्ट फॉर्म में मॉड कहते हैं, ठीक। तो या तो आप मॉड में लिख दो, जैसे ये वेक्टर मॉड में, और इसको लिख दीजिए 12 यूनिट्स। तो एक तो ये वे है, या दूसरा नोटेशन है कि आप केवल लेटर लिख दो, वेक्टर साइन मत लिखिए और इसको लिख दीजिए 12 यूनिट्स, ठीक है। तो ईदर यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। अगर आपने वेक्टर साइन लगा रखा है तो मॉडुलस लगा दीजिए, और अगर वेक्टर साइन नहीं लगाया है तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा कि कार ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है ना, अभी लिखा था, तो इसको आप ऐसे देखो लिख सकते हो, वी ए वेक्टर लगा दिया तो मॉड लगा दो इस 20 मीटर पर सेकेंड, या वी ए केवल लिख दो इस 20
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। इतना वेक्टर का यूज आपको आना चाहिए रेक्टिलिनियर मोशन में। बाकी वेक्टर आप डिटेल में पढ़ोगे इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स। इतना जो बेसिक है वेक्टर्स, ये आपको आना चाहिए फॉर स्मूथली गोइंग इन रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सी डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो मान लो पार्टिकल आई से चलना शुरू किया और इस तरीके से ये फाइनल पॉइंट पे गया, एफ पे, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये जो येलो कलर का टोटल पाथ लेंथ आएगी ये डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक, ये क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन इन द डिस्टेंस। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखिए ये चीज, ये आपने पिंक कलर का एक वेक्टर क्वांटिटी बना लिया। कहाँ से कहाँ? इनिशियल से फाइनल पॉइंट। यही सबसे कम डिस्टेंस पॉसिबल है। तो इसमें डायरेक्शन भी एसोसिएट हो गया, क्योंकि आप डायरेक्शन बता रहे हो इनिशियल से फाइनल। तो ये जो है ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या कहलाएगा? पिंक वाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं वेक्टर एस, वेक्टर एस से। ठीक है, और याद रखना डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ, ये लिख लीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं डिस्प्लेसमेंट को? वेक्टर एस, वेक्टर एस। ठीक, अच्छा अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिखने का क्या वे होगा? या तो आप ऐसे लिखो, याद है अभी लिखा था वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड लिखोगे? वेक्टर एस का मॉडुलस, वेक्टर एस का मॉडुलस, या एस लिख दो। या तो वेक्टर एस का मॉडुलस लिख दीजिए या एस लिख दीजिए। तो ये क्या बताएगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज़ का ध्यान रखना, नेवर गेट कंफ्यूज, कि कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट सोचते हैं कि डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नो, जैसे मान लो तुमने एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई 10 मीटर। ठीक, बॉल ऊपर गई 10 मीटर और फिर आपके पास वापस हाथ में आ गई। ठीक, आपके हैंड में बॉल वापस आ गई। तो बॉल ऊपर गई और फिर वापस यहाँ पे आ गई और ये 10 मीटर गई। तो इस पूरे प्रोसेस में देखो, जो बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 20 मीटर का किया। या सुनो भाई, 10 ऊपर गई 10 नीचे आई तो 20 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसको वेक्टर एस का मॉडुलस लिखो या एस लिखो, तो ये 0 आ रहा है। देख रहे हो, ये 0 आ रहा है, बट डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? यहाँ पे देख रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 आ गई, बट डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि डिस्टेंस को वेक्टर एस से लिखते हो। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जब आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एस लिखोगे या केवल एस लिखोगे। नो देखिए, जब भी आप एक स्केलर को वेक्टर से कंपेयर करते हो, क्योंकि स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना। तो जब भी आप एक स्केलर को वेक्टर से कंपेयर करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप केवल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कंपेयर करते हो। ठीक, तो स्केलर इज कंपेयर्ड विद द
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसके साथ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के साथ। तो देखो कैसा भी मोशन हो इन एनी गिवन टाइम इंटरवल, इन एनी गिवन टाइम इंटरवल, ठीक, कोई भी मोशन तुम दुनिया का ले लो, ठीक, और किसी टाइम में अगर वो हो रहा है, तो कैन यू से डिस्टेंस, जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। यस और नो? जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्प्लेसमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट लूजली स्पीकिंग ये कह देते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन करोगे तो मैं डिस्प्लेसमेंट का क्या लेना होगा? मैग्नीट्यूड। तो दुनिया में कैसा भी मोशन हो, किसी गिवन टाइम पे तुम देखोगे जो बॉडी का डिस्टेंस होगा, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा या ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, कभी कम नहीं आ सकता। जैसे मान लो आप I to F का है, ये देखिए, अब यहाँ पे देखो ये जो वाइट वाली लाइन है ये आपको क्या दे रही है? ये आपको डिस्टेंस दे रही है, और तुम्हें अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आप एक शॉर्टेस्ट पाथ बना लिए इनिशियल से फाइनल पॉइंट। तो ये जो येलो वाली लाइन है इसकी लेंथ आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। तो इस फिगर में आप सिंपली देख सकते हो इस वाले फिगर के लिए कि श्योरली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो ज़्यादा है। अच्छा, क्या लगता है आपको कब ये इक्वल होगा? व्हाट यू थिंक, कैसा मोशन होगा कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाए? व्हाट यू थिंक कि व्हेन द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे कई जगह यूज़ भी होगा। कब आप ये कह सकते हो? आपने ये तो देखा कि ये हमेशा या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ कब ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द मोशन इज यूनिडायरेक्शनल। व्हेन द मोशन इज यूनिडायरेक्शनल, मान लो एक पार्टिकल आई से चलना शुरू किया और ये आई से एफ गया, सीधे कहीं नहीं मुड़ा, स्ट्रेट लाइन में। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल मोशन, ठीक। तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस होगा और जितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से इधर गया, ठीक, और मैं यहाँ से यहाँ 1 मीटर गया और फिर मैं वापस मुड़ा 0.5 मीटर इधर आ गया, ठीक। तो देखिए जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1.5 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0.5 मीटर। बट मान लो मैं सीधे जाऊँ, मैं मुड़ो ही नहीं, ठीक, मैं सीधे जाऊँ, मैं मुड़ो ही नहीं, ठीक, तो आपका जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर आएगा और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी 1 मीटर आएगा। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट कि इन एनी गिवन टाइम इंटरवल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये लिख लेना कि व्हेन द मोशन इज यूनिडायरेक्शनल, व्हेन द मोशन इज यूनिडायरेक्शनल तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब मोशन यूनिडायरेक्शनल होगा तभी डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। तो अब यहाँ पे दिया एक पार्टिकल है, वो सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस आर, ठीक है, सर्कल का रेडियस कितना दिया है? आर, और आपसे कह रहा है उसका डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आधे रेवोल्यूशन में। तो मान लो ये यहाँ से चला और हाफ रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ आ गया ना ये,
तो अब देखो ये जो टोटल लेंथ इसने कवर की ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, पाई आर, यस और नो, क्योंकि पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और यहाँ पे आधा सर्कमफ्रेंस चला, तो डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखना है, मॉडुलस, तो डिस्प्लेसमेंट आप एक वेक्टर बना दोगे, कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, ये तो ये डायामीटर बन गया, तो इसकी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड देगी ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो ये तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2r, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, एकदम सिंपल बेसिक प्रॉब्लम थी। Now see the second problem. The minute hand of a clock is 12 centimeter long. Find the distance and magnitude of displacement of the tip of the minute hand from 12 noon to 12:15 p.m. and from 12 noon to 12:20 p.m. तो यहाँ पे आपको मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है क्लॉक की, ठीक है। We know when you make a clock, मान लीजिए क्लॉक है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैंने 12 बना दिया, और जब 12:15 होगा तो मिनट हैंड की टिप यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, पहले मिनट हैंड यहाँ था, फिर आपका मिनट हैंड यहाँ आ जाएगा, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है, और आपको लेंथ ये एंगल 90 होगा। ये कब से कब है, 12 नून से लेके कब तक, 12:15 PM तक, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ये होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की जो लेंथ कवर हो रही है वो ये है, ठीक, क्वाड्रेंट। तो डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो, तो पूरा सर्किल होता तो 2 पाई आर होता, तो 2 पाई आर बाई 4 यानी पाई आर बाई 2, और आर की वैल्यू कितना होगी, जो मिनट हैंड, क्लॉक के जो मिनट हैंड की लेंथ है, यही तो रेडियस होगा ना, वो कितना दिया हुआ है आपको, 12 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 12 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 6 पाई सेंटीमीटर, ये आ गया डिस्टेंस। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी बना दो, कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, तो ये बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, ठीक। अब देखो अगर इसकी लेंथ आप देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो ये भी L है, ये भी L है, तो ये आ जाएगा L√2, सिंपल एकदम L√2। तो जब यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये हो जाएगा L√2 सेंटीमीटर, और L की वैल्यू कितनी है 12, तो यानी 12√2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, ये आपका पहले पार्ट का आंसर है, 12 नून से 12:15 PM। अच्छा अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है, सेम थिंग आपको रिपीट करना है, इफ इट इज मूविंग फ्रॉम 12 नून टू 12:20 PM। अब देखो पहले वाले में तो थोड़ा सिंपल था क्योंकि 90 डिग्री था, अब सेकेंड वाला कैसे देखते हैं। तो सेकेंड में दिस इज योर 12, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो यहाँ पे 12:20 PM होगा जब मिनट हैंड की टिप यहाँ आ जाएगी, और ये आपका 12 नून होगा ना जब मिनट हैंड की टिप यहाँ होगी। अब मैं मिनट हैंड बना दे रहा हूँ, तो पहले ये यहाँ थी, फिर यहाँ से ये यहाँ आ गई, ठीक। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। सपोज दिस इज सम एंगल।
तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। तो देखो ये जो एक्चुअल लेंथ कवर हो रही है ये पूरी, ये डिस्टेंस हो गई, ये आपकी डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब ये कितना होगा, तो देखो यहाँ कितने मिनट्स इलैप्स किए, 20 मिनट्स। और भाई मिनट हैंड तो यूनिफॉर्मली चलता है ना, तो ये 20 मिनट इलैप्स किए। या हालांकि एंगल और आर्क लेंथ के फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि यहाँ एंगल निकाल लीजिए, बट मैं अभी यूनिटरी मेथड से कर रहा हूँ कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ अभी आप 10th कंप्लीट करके आए हो, तो उस नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा, तो अगर 60 मिनट कवर होता तो डिस्टेंस होता 2 पाई आर। 60 मिनट इलैप्स करता तो डिस्टेंस कवर होता 2 पाई आर। यहाँ पे कितने मिनट इलैप्स कर रहे हैं, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स अगर इलैप्स करेगा तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 60 इंटू 20। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3, यानी 2/3 पाई आर। और आर को आप क्या रख दो, आर मतलब लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, पाई एल, यानी 2 पाई/3 इंटू 12। ये हो गया कितना, 4, यानी 8 पाई सेंटीमीटर, 8 पाई सेंटीमीटर, ठीक। तो तुम्हारा जो डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, क्या जो आपका डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 8 पाई सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आप एक वेक्टर बना लो इनिशियल से फाइनल पॉइंट। ये मैंने बना लिया, देखिए मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है। तो ये जो ए बी लेंथ आएगी, ब्लू वाली लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगी, ठीक है ना। ये जो ब्लू लेंथ है, तुम ए से बी गए, तो अगर तुम्हें ये लेंथ पता चल जाए तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का क्या पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड। देखिए जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी वो हमारे लिए थोड़ी सिंपल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। वहाँ यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक। यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब इसके कई मेथड है, देखो इसको आप वेक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो, इसको आप साइन रूल से भी निकाल सकते हो, और आप इसको बेसिक ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो, ठीक। जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो डिस्टेंस हो गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने कहा इसके कई मेथड हैं। आप इसको वेक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो, आप इससे साइन या कोसाइन लॉ से भी निकाल सकते हो, और आप इससे ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो। अब अभी क्योंकि मैं ये लेक्चर जब बना रहा हूँ तो इट इज़ मेंट फॉर जो लोग अभी 10th पास करके आए हैं, तो अभी आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है, आपने साइन लॉ नहीं पढ़ा है, तो मैं अभी इन मेथड पे नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं आपकी जो 10th का नॉलेज है उसको यूज़ करूँगा, ज्योमेट्रिकल मेथड। आगे जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे तो आप वेक्टर से भी निकाल सकते हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से भी, और फिर साइन लॉ पढ़ोगे तो आप देखोगे ट्राइंगल के 2 साइड्स अगर पता और एंगल पता है तो आप साइन लॉ से भी निकाल सकते हो। अभी हम इसको कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री से, ठीक। तो सबसे पहले बताइए ये एंगल कितना होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तो अगर ये एंगल निकालना हो, एंगल ए ओ बी, तो अगर ये टोटल एंगल आप देखो, ब्लॉक के सेंटर पर टोटल एंगल 360 डिग्री होता ना, तो सेंटर पे जो टोटल एंगल होगा वो 360 डिग्री होता, ठीक। और 360 डिग्री में कितने मिनट्स इलैप्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में हमारा जो एंगल आता वो आता 360 डिग्री। अभी कितने मिनट इलैप्स हुए, 20 मिनट। तो 20 मिनट में एंगल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 इंटू 20, तो ये हो गया 3, एंगल इज व्हाट, 120 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, करेक्ट। ये तुम्हारा एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री, ठीक। अब देखो ये एक तुम्हारे पास ट्राइंगल है, और आपने 9th 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर सर्कल के सेंटर से
सर्कल के सेंटर से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, याद है? अगर सर्कल के सेंटर से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए एक अलग फिगर बना दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं फिगर ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये ओ है, ये बी है, और ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, दिस एंगल इज 120 डिग्री, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। यानी अगर ये x होगा तो ये भी x होगा ना, अगर ये x है तो ये भी x है। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देख रहे हो आप? दोनों ट्राइंगल्स RHS से कॉन्ग्रुएंट है, ये इक्वल है, बीइंग व्हाट? द रेडियस। तो अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है ना? अब हमें ए बी पता लगाना है, इसको मैं एम लिख दिया। अब देखिए ट्राइंगल ए एम ओ, ट्राइंगल ए एम ओ, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको ना, देख रहे हो? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस एंगल के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें एक्स नहीं पता, यानी तुम्हें परपेंडिकुलर नहीं पता, और तुम्हें आर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है? तो आपको हो गया साइन। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर x बाई हाइपोटेन्यूज, ये आ गई। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी r साइन 60 डिग्री, यानी r √3/2, और r की वैल्यू क्या हो गई? लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ये आ गया। ठीक, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ था? देखो भाई, वो था a टू b, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या था? ए बी। तो अगर मैं ए बी देखूँ तो ए बी कितना है? 2x। तो इट इम्प्लाइज दैट जो हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x, यानी 2l √3/2। अब यहाँ से देखिए 2 कट गया और l को आप रख दीजिए कितना? 12 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 12√3 सेंटीमीटर। ये आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। गॉट इट? तो दिस इज हाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, जब मिनट हैंड 12 नून से कहाँ गया है? 12:20 PM पे, वहाँ आपने डिस्प्लेसमेंट पता लगा लिया बाय बेसिक ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, वहाँ आपने डिस्प्लेसमेंट पता लगा लिया कैसे? ज्योमेट्री के मेथड से। तो ये आपकी ये प्रॉब्लम हो गई। चलिए आगे देखते हैं। Now see the third problem. A carom board 4 feet by 4 feet square has the queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen from the center to the front edge, from the front edge to the hole and from the center to the hole. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको समझनी होगी पहले, कि जब भी कोई चीज़ रिबाउंड करती है, जब भी कोई चीज़ स्ट्राइक करके रिबाउंड करती है, जैसे मान लो ये रिबाउंडिंग सरफेस है, ठीक है, ये रिबाउंडिंग सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल आके हिट किया और फिर रिबाउंड कर गया। तो आइडियल केस में हम इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, इंसिडेंस एंगल और रिबाउंडिंग एंगल सेम लिया जाता है। ठीक है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आप सबने पढ़ा है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट का आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल रिबाउंड करता है, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनेगा वही एंगल ऑफ रिबाउंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैरम बोर्ड है आपके पास 4 फीट बाई 4 फीट,
ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में है, और सेंटर पे क्वीन रखी हुई है, और सेंटर से ये स्ट्राइक की गई जब, तो पहले ये जाके फ्रंट एज को हिट करती है, क्वीन जो है वो जाके फ्रंट एज को हिट करती है, और फिर वो आके फ्रंट एज को हिट करने के बाद इस वाले होल पे, जो स्ट्राइकिंग लाइन है उसके पीछे वाले होल पे जाके, ये मान लीजिए स्ट्राइकिंग लाइन है, तो इसके पीछे वाले होल पे जाके गिर जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए सी से पहले ए गई, और फिर ए से कहाँ गया, बी गया, और ये आपका 4 फीट है कैरम बोर्ड की लेंथ। ठीक है, ये चारों लेंथ इक्वल है, और आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंटर से फ्रंट एज का, फ्रंट एज से होल का, और सेंटर से होल का, सेंटर से फ्रंट एज का, फ्रंट एज से होल का, और सेंटर से होल का। ये आपका फ्रंट एज है, और ये होल है। ठीक, तो देखो यहां पे करना क्या है, मान लो मैं सबसे पहले सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, सी सेंटर है, तो मान लीजिए मैं सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एम, तो ये बात तो पक्की है कि ये कितना होगा, 4 फीट का आधा, 2 फीट, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप की हो, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 फीट हो जाएगा ना, और ये बी है, इसको मैं एन कह दे रहा हूँ। ठीक, अब ये 90 है, और ये भी 90 है। अब सवाल ये है कि ये बताइए क्या एम ए और ए एन बराबर होंगे, ये तो पक्का ये 2 फीट है, ये तो दिख रहा है ना, ये पूरा एम एन 2 फीट है, क्योंकि सेंटर से तुमने एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये सेंटर 20 में डिवाइड कर दिया 4 को 2 अब दूसरा सवाल है क्या एम ए और ए एन बराबर होंगे, अगर ये बराबर हुए तो ये 1 1 हो जाएगा, अगर ये 1 1 हो गया तब तो सीधे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दोगे, बट ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये कितनी होगी लेंथ, ये होगी 2 फीट, यस और नो, क्योंकि सेंटर से है, और ये 4 फीट है। अगर आप जहाँ स्ट्राइक किया है, अभी जो आपने फंडामेंटल समझा, स्ट्राइकिंग जहाँ पे ये रिबाउंड कर रहा है, वहाँ अगर तुम परपेंडिकुलर बना दो, नॉर्मल बना दो, तो क्या ना इससे ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। यही अभी सीखा था ना कि जब कोई पार्टिकल किसी सरफेस से रिबाउंड करता है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिबाउंड होता है वो बराबर होगा। अगर ये एंगल बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब देखिए ये जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ट्राइंगल सी एम ए और ट्राइंगल बी एन ए, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। देख रहे हो, सिमिलर है किस पोस्टुलेट से, ए से। अगर कॉन्ग्रुएंट होते तब आप कहते दोनों साइड इक्वल होगी, बट ये सिमिलर ट्राइंगल बन गए। तो ट्राइंगल सी एम ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एन ए। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस पोस्टुलेट से सिमिलर है, बाई ए। दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा तो सेम होना ही हो, लिखने की जरूरत नहीं होती। दो एंगल, ये 90 ये 90, ये एंगल सेम। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हमने 9th 10th में ज्योमेट्री में पढ़ा है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, जो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती हैं। जैसे ये देखो, ये जो साइड है सी एम, ये ग्रीन वाले एंगल के ऑपोजिट है ना, या सी एम, तो इसकी यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, बी एन। ये वाली अगर आप लेंथ देखोगे, ये वाला एंगल, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, एम ए, और ये वाले का बराबर एंगल ये है, इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ए एन। तो एम ए की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन साइड है, ए एन। तो क्या ना इससे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, तो यू कैन से सी एम डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई एन ए। अच्छा, अब मान लो, अब इसको ले लो x, ठीक, और इसको ले लीजिए y, इसको ले लीजिए x और इसको ले लीजिए y। तो CM कितना है, 2 फीट, BN कितना है, 4 फीट, MA कितना है, x, और NA कितना है, y। ये हो गया 1/2।
तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 2x। ये देखिए ये इक्वल नहीं आ रहा है, अगर आप गलती से नहीं इक्वल ले लेते 1 1 तो गलत हो जाता। देख रहे हो ना, ये इक्वल नहीं आ रहा है, y कितना आ रहा है ट्वाइस ऑफ x। तो एक तो ये इक्वेशन मिल गई आपको, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। दूसरी इक्वेशन आपको क्या मिलेगी कि अगर x और y का सम निकालोगे तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा 2 फिट। यस और नो? अगर आप x और y का सम निकालोगे तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका 2 फिट, क्योंकि वो आपको दिख रहा है वो वहाँ पे 2 फिट है। तो सेकंड इक्वेशन आप लिख दीजिए x प्लस वाई इज 2 फिट। अब और x और y की वैल्यू निकाल लो, तो y को 2x रख दो, तो x प्लस 2x इज 2 फिट। तो देयरफॉर x 3x आ जाएगा 2 फिट, तो x आ जाएगा 2/3 फिट। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। y कितना है 2x, यानी 4/3 फिट। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक, यू गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब एकदम बेसिक ज्योमेट्री है, अब एकदम आसानी से प्रॉब्लम आ जाएगी। अब x और y आ गया, x कितना आ रहा है 2/3 फिट, ये आ रहा है कितना 2/3 फिट, और ये y कितना आ रहा है 4/3 फिट। अब आपसे तीनों पार्ट्स के आंसर आ जाएंगे। देखिए पहले में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, यानी तुम्हें CA निकालना है, CA ये। तो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक, ये आपका ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दूसरे में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, यानी आपको AB निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा आंसर। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सी में पूछा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सी में क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द होल, यानी ये चीज आपको पता लगानी है, ये CB, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द होल CB। तो CB की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, तो यहाँ तो आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, इसमें ये वैल्यू कितनी है 2 फिट, और ये वैल्यू भी कितनी है 2 फिट। तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2√2 फिट। ये आपके तीनों यूनिट फिट में आएगा। ये आपके तीनों आंसर आ गए। गॉट इट? तो ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम हो गई। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, ठीक, व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो, और कुछ हमने प्रॉब्लम्स की फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, इनकी मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी, एंड देन वी विल बी डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है।